हेलो दोस्तों। आज जो है हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो है क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज द लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर जो अभी जुलाई 2024 में कंडक्ट किया गया था। इससे पहले जो है दोस्तों हमने ऑलरेडी पर्सनालिटी डेवलपमेंट फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ओवरऑल हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट सब्जेक्ट का जो है रिवीजन कर लिया है। यदि आपने वो रिवीजन लेक्चर नहीं देखा है तो डू वॉच, आपको एग्जामिनेशन में मदद मिलेगी। आइए देखते हैं कि एग्जामिनेशन में कौन से क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए थे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर में स्टार्टिंग में कुछ कोड वगैरह दिया हुआ है। ओके, देन दिस इज फॉर बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी, एचएससी, बीसीए, बीबीए, बीपीईएस फर्स्ट ईयर एनईपी एग्जामिनेशन 2024। अभी जुलाई में हुई थी एग्जाम, उसका है पेपर। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट साइकोलॉजी के अंदर आता है आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। टाइम जो है 2 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स जो है 70 मार्क्स का आपका पेपर है। नोट दिया गया है, प्रत्येक खंड में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रश्न के उत्तर दीजिए। अटेम्प्ट द क्वेश्चन एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन ईच सेक्शन। जो भी सेक्शन के ऊपर हमारे सामने इंस्ट्रक्शन होंगे उनको हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम क्वेश्चंस देखेंगे कौन कौन से आए थे और एक आइडिया लेंगे कि इसमें जो है हम आंसर किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको हमने डिटेल में ऑलरेडी रिवीजन क्लास में इसको कवर कर लिया है। ठीक है, जिसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जो है आप ओवरऑल रिवीजन भी कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेक्शन ए, जिसमें जो है आपका आता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यस, जो कि है 2 into 3, दैट इज ऑफ 6 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चंस कौन से हैं। तो अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरी 3 मार्क्स। आपको 2 क्वेश्चन अटेंड करने हैं 5 क्वेश्चंस में से, और इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं जिसकी मार्किंग 3 मार्क्स ईच है। टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। वर्ड लिमिट फॉर आंसर इज 50 वर्ड्स ईच, और वर्ड लिमिट भी दी गई है कि आपको 50 शब्दों में जो है अपने आंसर को कवर करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि सफलता क्या है या व्हाट इज सक्सेस। तो सक्सेस को यदि हम उसको डिफाइन करें तो दोस्तों सक्सेस एक तरीके से प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। यदि इसको सिंपल शब्दों में हम समझें, ये तो हमारा टेक्निकल शब्द था कि प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी गोल। यदि आपने कुछ गोल या कुछ ऑब्जेक्टिव बनाया है, उसके लिए जो भी आप स्टेप्स या प्रक्रिया या प्रोसेस करते हैं, उसी को ही हम कहते हैं सक्सेस। अब जैसे कि आपको ये क्वेश्चन आया है 3 मार्क्स का, तो सिर्फ इतना लिखने से क्या हमें 3 मार्क्स मिल जाएंगे? क्या नहीं। तो आप इसमें और चीजें, मीनिंग के बाद आप कुछ चीजें ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे कि सक्सेस के लिए कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो यदि हम उसकी बात करें तो सक्सेस के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आप खुद ही लिख सकते हैं कि हार्डवर्क, सक्सेस जो है हार्डवर्क मांगता मांगता है, बिना हार्डवर्क के सक्सेस नहीं मिलती है। आपको डेडिकेशन होना चाहिए उस काम के प्रति, है ना। डिस्ट्रैक्शंस नहीं होना चाहिए। थर्ड नंबर देते हैं लैक, नो डिस्ट्रैक्शंस। यानी यदि आप आपका काम कर रहे हैं और बीच में फोन कॉल्स आना, है ना, मोबाइल चलाना, ये सब चीजों से हमें दूरी बना के रखनी है। पेशेंस रखना है। सक्सेस जो है पेशेंस मांगता है। जरूरी नहीं है कि आपने 2 महीने तैयारी करी और आपके एग्जाम है और उसके बाद तुरंत आपके एग्जाम निकल जाए। इट कैन टेक टाइम। हो सकता है पहली बार में नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कमी रह गई है, उसको इम्प्रोवाइज करके जो है आप अटेंड कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, इन सबसे ऊपर भी किसी भी चीज को अचीव करने के लिए आपको जो रिक्वायर्ड है दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। ओके, सो सक्सेस ये सभी चीजें मांगता है। इसके अलावा भी आप बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस लिख सकते हैं। जो मेन पॉइंट थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्वास की शक्ति क्या है? व्हाट इज पावर ऑफ फेथ। अब पावर ऑफ फेथ का मतलब क्या होता है? फेथ यानी किसी के ऊपर ट्रस्ट होना या किसी के ऊपर जो है बिलीफ होना एक तरीके से, दैट इज नोन एज पावर ऑफ फेथ। अब ट्रस्ट या फेथ किस पे होना? ये किसी पर्सन पे भी हो सकता है, किसी थिंग पे हो सकता है, किसी सिचुएशन पे हो सकता है। हाँ, आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन उनको ये बिलीफ रहता है, ये विश्वास रहता है कि मेरा तो ये काम बन जाएगा। कोई कोई पर्सन जो है भगवान पे इतना बिलीव करते हैं कि कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, वो बोलते हैं कि मेरी प्रॉब्लम तो सॉर्ट हो जाएगी क्योंकि मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है। कहते हैं कि विश्वास में इतनी ताकत होती है कि जैसे हम एक पत्थर की मूर्त को भी भगवान मानते हैं। सो दोस्तों, दैट इज द पावर ऑफ फेथ। स्ट्रॉन्ग बिलीफ होती है आपकी, जिसे हम कह सकते हैं कि हाई पावर रहता है जिसके ऊपर आपको विश्वास रहता है, दैट इज द पावर ऑफ फेथ। और पावर ऑफ
फेथ से जो है ऐसी चीजें जो कि आपके लिए आपकी कैपेबिलिटी में भी नहीं थी उन चीजों को अचीव करने, लेकिन आपका विश्वास है उस पर्सन पर, उस सिचुएशन पर, तो कितना भी बुरा समय हो वो निकल जाता है। दैट इज पावर ऑफ फेथ। ओके, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तनाव को परिभाषित कीजिए या डिफाइन स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? एक तरीके की सिचुएशन होती है। यहाँ पे यदि हम लिखें इसको, क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्ट्रेस इज द स्टेट ऑफ वरी, यानी जहाँ पे आप चिंतित होते हैं या आपको एंजाइटी होती है किसी काम को करने में, आपको जो है आप चिंतित हो जाते हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं? दैट इज अ स्ट्रेस। काम का ना होना या काम समय पर ना होना, तो आप जल्दी से जो है प्रेशर में आ जाते हैं, तो उसी को ही हम कहते हैं स्ट्रेस। उसको और इजी वे में समझने की कोशिश करें दोस्तों, तो स्ट्रेस क्या है? जब भी कोई सिचुएशन आपके सामने आती है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आप उससे निपट नहीं पाते हैं, तो आपकी जो चिंता होती है उसी को ही हम कहते हैं दैट इज एन स्ट्रेस। ठीक है, अब स्ट्रेस से निपटने के लिए हाँ, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप स्ट्रेस आपके पास ना आए। तो सबसे पहले लाइफ में जो है किसी भी तरीके का फिजिकल एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया, एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटी जैसे कि मेडिटेशन, यदि हम इनसे कनेक्टेड हैं तो डेली की लाइफ में जो है हम पॉसिबल ये होगा कि हम हमारे पास स्ट्रेस कम से कम होगा लोगों की अपेक्षा। ओके, बिकॉज हम उससे जो है इजिली निपट सकते हैं। दूसरा, आपका एटीट्यूड जो है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। चीजों को आप हमेशा पॉजिटिव वे में देखें बजाय उसका नेगेटिव एस्पेक्ट। आपके साथ कुछ बुरा भी हुआ है सपोज, है ना, तो लेकिन उस सिचुएशन को इस तरीके से कि इसमें भी कुछ ना कुछ मेरा भला होगा। आज मुझे उसकी भलाई नहीं दिख रही है, लेकिन फ्यूचर में मुझे उसका भला दिखेगा। तो आप इस तरीके से आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो आप स्ट्रेस से इजिली जो है डील कर पाएंगे। और अगर हम देखें तो आपका ब्रीथिंग जो है वो डीप ब्रीथिंग हमेशा करते रहना चाहिए। आप फ्री हैं या कैसे भी समय पे आप बैठे हैं तो आप डीप ब्रीथिंग, गहरी सांसें लें, जिससे आपका बॉडी का सर्कुलेशन जो है दैट विल बी प्रॉपर, और इससे जो है आपके शरीर में जो है मेंटली पीस रहेगा, एंजाइटी नहीं रहेगी। ठीक है, तो इन तरीकों से जो है आप स्ट्रेस से डील कर सकते हैं। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से। मॉक इंटरव्यू, या जिसे हम डिफाइन मॉक इंटरव्यू, या हिंदी में उसको हम पढ़ें कृत्रिम साक्षात्कार को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, इंटरव्यू और मॉक इंटरव्यू, मॉक का मतलब होता है मुखोटा, नकली तरीका का इंटरव्यू कंडक्ट करना। जब कोई किसी का रियल इंटरव्यू होता है तब वो एक आर्टिफिशियल इंटरव्यू अपना किसी से भी बोलता है कि मेरा आप आर्टिफिशियल इंटरव्यू ले लीजिए, ताकि उसके इंटरव्यू की तैयारी जो है बेहतर हो जाए। तो कुछ इस तरीके का इंटरव्यू जो कि आर्टिफिशियल होता है लेकिन वो रियल वे में प्रेजेंट किया जाता है, ताकि सामने वाले का कॉन्फिडेंस बढ़ पाए, है ना, और उसकी तैयारी जो है बेहतर हो पाए फॉर द रियल इंटरव्यू, दैट इज नोन एज द मॉक इंटरव्यू। ठीक है, मॉक यानी नकली, आर्टिफिशियल, मॉक को बोल सकते हैं हम मुखोटा एक तरीके से, है ना, तो दैट इज मॉक इंटरव्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें तो एंजाइटी। ओके, भय से कैसे निपटा जाए या हाउ टू डील विथ फियर। फियर यानी डर। डर हमें क्यों लगता है? हम लाइफ में आए हैं तो डर निश्चित है, हर पल पे हमें डर होगा कि ये चीज मुझसे होगी कि नहीं होगी। इंसान है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमेशा हमारे अंदर जो है कंफ्यूजन्स रहते हैं, या किसी काम को जब हम करने जाते हैं तो एक पल का डर भी रहता है कि क्या ये डर जो है ये काम मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो आप इस डर से कैसे निपट सकते हैं? हाउ टू डील विथ द फियर, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो सबसे पहले डर से निपटने के लिए आपको होना चाहिए आपके अंदर बिलीफ कि मैं जो काम करूंगा या करूंगी दैट विल बी ओके, सही काम है, लीगली सही है, ट्रुथफुल है, मैं ऑनेस्ट हूं अपने काम को। जब आपको आपके ऊपर जो है विश्वास होगा, फेथ होगा, तो जो है आपको डर कम लगेगा दूसरों की अपेक्षा। लाइफ में डर कब लगता है? जब हम कुछ गलत करते हैं, है ना, या कुछ बड़ा करने जाते हैं तब भी डर लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा डर कब लगता है? जब हम गलत करते हैं। तो हमें उन चीजों से, मिस्टेक्स से जो है बचना है ना, गलत काम से हमें बचना है, बैड हैबिट से हमें बचना है जिसके कारण हमें डर लगेगा।
है ना। बिलीफ सिस्टम हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारा विल पावर, हमारा खुद के ऊपर जो है विश्वास होना चाहिए कि जो भी सिचुएशन आई है वी विल डील विद इट। तो ये आपको मदद करेगा। और यहाँ पे फियर से यूजली स्टेज फियर होता है लोगों को, स्टेज पे जाते समय डर लगता है, तो उस समय आप ये कर सकते हैं कि लोगों के बारे में, डोंट थिंक अबाउट पीपल, लोगों के बारे में मत सोचें कि लोग क्या सोचेंगे, आप क्या बोल रहे हो वो कैसा समझेंगे। आप जो है, यदि आप स्टेज पे गए हैं, यू हैव टू डिलीवर योर स्पीच, जो भी आपने तैयारी की है आपकी तैयारी बेस्ट रखिए, बट लोगों के बारे में आपको नहीं सोचना है। फियर से निपटने का तरीका ये भी है कि आप जो भी गोल लेते हैं उनको जो है छोटे छोटे पार्ट्स में बांट कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। स्टार्ट इन स्मॉल स्टेप्स, कोई भी काम को आप छोटे छोटे भाग में जब बांट देंगे, तो जब आप एक स्टेप क्रॉस करेंगे तो आपको खुशी होगी, वो खुशी आपको आगे ले जाएगी। जब आप कोई बड़ा गोल सेट करते हैं और सिर्फ उसी को सोचेंगे, तो आपके मन में डर लगेगा कि इसको किस तरीके से हम प्राप्त करें। लेकिन जब आप छोटी छोटी स्टेप्स लेकर आगे बढ़ेंगे, देन यू कैन डील विद द फियर्स। ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं आगे सेक्शन बी की तरफ, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि है आपके 4 into 9, दैट इज 36 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हैं। कोई 4 प्रश्न हल कीजिए, 4 प्रश्न आपको हल करने हैं, और जिसकी मार्किंग जो है क्या है, 9 मार्क्स ईच है। ओके, यानी आपको अच्छी खासी डीलिंग करनी है। प्रत्येक उत्तर के लिए शब्द सीमा जो है 200 शब्दों में जो है आपको आपका आंसर फिनिश आउट करना है। तो 50 मार्क्स के जो हैं, ओ सॉरी 50 वर्ड्स के जो स्टार्टिंग में है, उनको आपको लिमिटेड लिखना है, और उसके बाद फिर आना है आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। सेम यही चीज जो है आपकी इंग्लिश में भी लिखी है, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, वर्ड लिमिट जो है दैट इज ऑफ 200 वर्ड्स। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। विफलताओं को दूर कैसे करें, हाउ टू ओवरकम फेलियर्स, फेलियर से या विफलता से हम कैसे निपटें। तो सबसे पहले यदि हम बात करें दोस्तों फेलियर की, तो फेलियर क्या है, जब भी आपने कोई गोल डिसाइड किया है और उसको आप नहीं अचीव कर पाए, उसको हम कहते हैं फेलियर। लेकिन वो फेलियर से हमने बहुत कुछ सीखा है। तो आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं, जो भी आपकी मिस्टेक्स हुई होंगी, उस गोल को आप अचीव नहीं कर पाए, कोई ना कोई कारण रहा होगा, तो लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, उन मिस्टेक्स से आपको सीखना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, जो भी आपकी लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स बोले या पास्ट मिस्टेक्स हैं, वो आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए आपके अंदर कि ये काम मुझे करना है, किसी भी तरीके का जो है मेरे अंदर डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे गोल हम इसलिए भी अचीव नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं। कभी घर का बहुत सारे ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो हम अपने काम के बीच में करते हैं। ऑब्वियसली कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी होती हैं जिनको हम कभी कभी बैलेंस नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, यदि हमने कोई गोल सेट किया है तो किसी भी उस पे हमें गोल को सेक्रीफाइस नहीं करना है। ठीक है, तो जो भी है आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। और इसके अलावा जो है फेलियर है तो हम थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं, डर लगता है, दुख होता है, इन चीजों के लिए कुछ नहीं सोचना है आपको। तो क्या रहना है, हम्बल रहना है, विनम्र रहना है, पॉजिटिवली डील करना है कि हाँ जो भी सिचुएशन हुई है मुझे क्या सीखना है इससे। चेंज जो भी आया है उसके कारण उस चेंज को जो है आपको एक्सेप्ट करना रहेगा कि हाँ इस फेलियर की वजह से अब मेरे अंदर क्या चेंज आ रहा है, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट दैट चेंज। फिल्टर करिए आपके आइडियाज को, फिल्टर करिए आपके आइडियाज को, यानी आपने गोल अचीव करने के लिए कुछ आइडियाज लिए होंगे, कुछ प्लान आउट किया होगा, उसको एक बार फिल्टर करके देखिए कि कहीं उसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। तो वो सब चीजों को सोच के जो है आप फेलियर से ओवरकम रख सकते हैं। और सभी चीजों का एक निवारण है, दैट इज विल पावर आपका स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी सेल्फ बिलीफ जो है, खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है किसी भी सिचुएशन में, है ना। दिस सब्जेक्ट इज ब्यूटीफुल, ये सब्जेक्ट इसलिए इतना खूबसूरत है क्योंकि ये आपको आपके बारे में सिखाता है। ठीक है, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को निखारता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, स्वॉट विश्लेषण की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ स्वॉट एनालिसिस। हमने क्लास में जब रिवीजन किया था दोस्तों, तब भी हमने स्वॉट एनालिसिस को पढ़ा था। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूजली एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब स्वॉट को यदि हम डिफाइन करें तो दोस्तों स्वॉट SWOT, इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ। यूजली ऑर्गेनाइजेशन इसका उपयोग करते हैं इस स्ट्रेटेजी का। W का मतलब होता है वीकनेसेस,
O का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज और T का मतलब होता है थ्रेट्स। अब क्या हुआ है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी पर्सन है, वो अपनी चीजों को बेहतर बना सकता है इस स्वॉट एनालिसिस से। आपके अंदर कुछ ना कुछ खूबियां हैं, स्ट्रेंथ है, जो आपको किसी काम के लिए मजबूती देती हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ हो गई। वीकनेस कोई आपकी कमजोरी जिसको आप इंप्रूव करके आगे बढ़ सकते हैं, ये होती है वीकनेस। तो जब हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं अपना, या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंपनी का स्वॉट एनालिसिस करती है, तो उसमें वो यही देखती है कि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है। क्या उनके पास फाइनेंशियली चीजें अच्छी हैं, क्या उनका मैनेजमेंट अच्छा है ना। फिर वो अपनी वीकनेस देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमारी वीक है, जिसको इम्प्रूव करके हम आगे बढ़ सकते हैं। सेम एज अ पर्सन पे भी डिपेंड करेगा कि आपकी जो वीकनेस है उस पर आप ध्यान दीजिए, किसको हम इम्प्रूव करके आगे बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने पूरी एग्जाम की किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम आ रही है कि आपको इंग्लिश, आपका मीडियम बचपन से जो है हिंदी मीडियम रहा है, और आपको इंग्लिश के लिए जो है प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज असंभव तो है नहीं कि जिसको हम सीख नहीं सकते हैं। तो उसको इम्प्रूव किस तरीके से कर सकते हैं, दैट इज योर वीकनेस। वाई अपॉर्चुनिटीज, कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कारण जो है आपको पता है कि इस चीज का एडवांटेजेस लेके जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि अभी अभी कोई मार्केट डेवलप हुआ है, वहां पे यदि आप शॉप डालेंगे तो इट विल फ्लरिश, वो आगे बढ़ेगा। तो ये आपने देखा कि बाहर एनवायरनमेंट के कारण जो है ये चीज बढ़ रही है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा ले सकते हैं। थ्रेट्स उसी का ही अपोजिट होता है कि बाहर के एनवायरनमेंट के कारण जो है आपको नुकसान होता है। तो ऐसे कौन से बाहर का एनवायरनमेंट आपको नुकसान पहुंचा सकता है, उस चीज को आइडेंटिफाई करना, ताकि आप उस चीज से बच सकें। तो ये होता है ओवरऑल स्वॉट एनालिसिस, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए जरूरी होता है कि वो अपना एनालिसिस करें कि कहाँ पे कमियां हैं, क्या स्ट्रेंथ है, उस हिसाब से काम करें। किसी पर्सन के लिए भी ये जरूरी रहता है कि वो अपनी जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उनको आइडेंटिफाई करें, आगे किस तरीके से बढ़ सकते हैं, किन चीजों से बच सकते हैं। ये स्वॉट एनालिसिस आपकी मदद करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में समय नष्ट करने वालों की व्याख्या कीजिए। समय नष्ट करने वालों की पहचान कैसे करते हैं। एक्सप्लेन टाइम वेस्टर, हाउ टू आइडेंटिफाई टाइम वेस्टर्स। टाइम वेस्टर यानी समय का सदुपयोग नहीं करना, ऐसे समय में जो काम आपको करना था उसको उस समय पर नहीं करना, दैट इज द टाइम वेस्टर। ठीक है, यानी एक्चुअली जब आपका काम करने का समय था, उस समय आप कुछ ऐसा काम कर रहे थे जो कि जरूरी नहीं है, अपने काम को, अपने टाइम को आपने प्रायोरिटी नहीं दी है। जब कोई आपको जहां बुलाता है आप वहां चले जाते हो। आपका फ्रेंड ने पढ़ाई कर ली, अब आपको वो बोल रहा है कि मेरे साथ मूवी देखने जाओ, और आपका पढ़ाई का टाइम है, लेकिन आपने वो प्रायोरिटी दे दी और दोस्त के साथ चले गए, यानी आपने क्या किया, आपका टाइम वेस्ट किया, अपने समय को आपने प्राथमिकता नहीं दी है। अब टाइम वेस्टर्स को, समय नष्ट करने वालों की पहचान कैसे करते हैं, तो अलग से ही दिखता है कि उनमें लेजीनेस होती है, वो चीजों को टालते हैं, नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, कभी भी वो आपको पंचुअल नहीं दिखेंगे, हमेशा लेट लतीफ रहते हैं, है ना, काम उनका समय पर नहीं होता है। इस तरीके से आप टाइम वेस्ट करने वालों की पहचान कर सकते। यस दोस्त, टाइम वेस्ट किन चीजों से होता है, तो टाइम वेस्ट तो सबसे, आज के समय में सबसे बड़ी चीज जो है जिससे टाइम वेस्ट होता है, दैट इज फोन। तो आपका स्क्रीन टाइम की लिमिट होनी चाहिए कि इतने समय मुझे फोन चलाना है, उसके बाद मुझे स्क्रीन टाइम कम करना है। ऑब्वियसली सोशल मीडिया जरूरी भी है, लेकिन हद से ज्यादा जो है वो आपका नुकसान ही करते हैं। शेड्यूलिंग आपकी प्रॉपर नहीं है, टू डू लिस्ट आपने नहीं बनाई है, तो इस तरीके से आपका टाइम, एक्सप्लेन टाइम वेस्टर्स जब पूछे तो उसमें आप यही चीज कि रूटीन फॉलो नहीं करते हैं, शेड्यूलिंग प्रॉपर नहीं है, टू डू लिस्ट मेंटेन नहीं की है, इररिलेवेंट मीटिंग्स होती है। यदि हम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अलग अलग समय पे, अब मीटिंग होनी थी 12 बजे, अब वो पेंडिंग हो गई है किसी रीजन से, 1 बजे चली गई है, 2 बजे, तो ओवरऑल आपका प्रोसेस जो है डिले हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टाइम वेस्टर्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। संक्षिप्त विवरण, बायोडाटा कैसे तैयार करते हैं, हाउ टू बिल्ड अप द रिज्यूमे बायोडाटा। आपका रिज्यूम बनाने के लिए जो है दोस्तों, रिज्यूम क्या होता है, जब आप किसी जॉब के लिए जो है जाते हैं, तो उस समय, उससे पहले आपकी एप्लीकेशन वे में एक आप एप्लीकेशन फिल करते हैं जिसमें आपके बारे में डिटेल्स होती हैं, उसी को ही हम कहते हैं रिज्यूम या फिर बायोडाटा। अब इसमें क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो होनी चाहिए आपकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, जिससे सामने वाला आपकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन को देख के आपसे कांटेक्ट करे, तो ये सबसे मस्ट होती है, तो इसलिए सबसे पहले यही आनी चाहिए। कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका मोबाइल नंबर हो सकता है, आपका नाम होगा ऑब्वियसली,
ओके, आपका मेल आईडी और चाहें तो आपका एड्रेस भी आप मेंशन कर सकते हैं। किस टाइप का जॉब है एप्लीकेशन, उस पर भी बहुत सारी चीजें निर्भर करती है। फिर जो है आपका प्रोफेशनल एरिया, आप किस पर्टिकुलर जॉब के लिए आए हैं तो आपका प्रोफेशनल एरिया क्या है, या इसको हम मेंशन कर सकते हैं कि आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है क्या है, उसको आप लिख सकते हैं। फिर जो है आपकी कौन सी स्किल्स अच्छी हैं, पर्टिकुलर उस जॉब के लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो उसको आप मेंशन करिए स्किल्स, जिसको हम फिर से लिख लेते हैं। फिर जो है आपके कोई अचीवमेंट्स जो आपने अचीव किए हों इन द ड्यूरिंग द लाइफ प्रोसेस, तो आप आपके अचीवमेंट्स बता सकते हैं, जिससे ये पता पड़ेगा कि आप कितने कैपेबल इनफ हो। तो ये चीज जरूरी है, लेकिन पहले इन चीजों को आपको मेंशन करना है। यस, यहाँ पे स्किल्स के पहले भी जो है आप आपका एजुकेशन भी मेंशन कर सकते हैं, आपका क्वालिफिकेशन क्या है तो वो आप मेंशन कर लीजिए, और फिर स्किल्स को आप फोर्थ दे दीजिए नंबर, फिफ्थ जो है अचीवमेंट कर लीजिए, और सिक्स्थ जो है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, या आपकी हॉबीज, आपके पेरेंट्स का नाम, इस तरीके से आप पर्सनल इंफॉर्मेशन पुट अप कर सकते हो। बहुत कुछ डिपेंड करता है किस टाइप का रिज्यूमे आप, किस पर्टिकुलर जॉब के लिए आप जा रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। तो एक कॉमन रिज्यूम में क्या चीजें होनी चाहिए वो हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजीज टू इंप्रूव रीडिंग स्किल्स। पाठन कौशल को सुधार के लिए रणनीति की व्याख्या कीजिए। तो आपकी किस तरीके से जो है रीडिंग स्किल्स बढ़ सकती है, तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत सारी, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करना है ताकि आपकी रीडिंग स्किल्स बढ़े। जो आप पढ़ रहे हैं उसकी वोकैब आप देखिए कि वोकेबलरी जो भी है, हिंदी पढ़ रहे हैं या इंग्लिश, जो भी, जिसकी भी रीडिंग स्किल्स आपको अच्छी करनी है, तो आप ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ेंगे, फिर उसमें जो वोकेबलरी या वर्ड्स यूज हो रहे हैं उनका मतलब निकालना और उसको प्रैक्टिस करना। डेली प्रैक्टिस इज असेंशियल फॉर दैट। ठीक है, तो आप उसको जो है वो कर सकते हैं, और इसकी जो है सबसे ये है कि आपको इसमें डेली वही काम करना है, डेली प्रैक्टिस करना है। यदि आप उसमें इरेगुलर हैं तो कहीं ना कहीं आपकी रीडिंग स्किल्स ब्रेक होंगी, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर प्रभावी लेखन के सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव राइटिंग। अब इफेक्टिव राइटिंग कैसे, एक लिखावट कैसे होनी चाहिए, तो सबसे पहले कि प्रैक्टिस, तो चाहे रीडिंग हो चाहे राइटिंग हो, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, अदरवाइज वो चीजें हमारे लिए मुश्किल हो जाती हैं। फिर जो भी आप लिख रहे हैं उसको क्लियर शब्दों में लिखिए, भले छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखिए। जब हम स्मॉल सेंटेंस लिखते हैं तो ये संभावना रहती है कि हम उसमें गलतियां नहीं करेंगे। ये स्पेशली एक एडवाइस है फॉर द स्टूडेंट्स जो स्पोकन इंग्लिश या इंग्लिश सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो दोस्तों आप छोटे छोटे सेंटेंस जब फ्रेम करेंगे ना, तो आपसे ये संभावना होगी कि आपसे गलतियां नहीं के बराबर होंगी, या कम गलतियां होंगी, स्टार्टिंग में होंगी, फिर धीरे धीरे वो कम होती जाएंगी। तो छोटे छोटे से आप सेंटेंसेस लिखिए, ऐसे सेंटेंसेस लिखिए जो कि अंडरस्टैंडेबल हो। स्मॉल सेंटेंसेस को हम प्रीसाइज वर्ड भी बोल सकते हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने समय आपको भाषा का ध्यान देना है। भाषा ऐसी होनी चाहिए जो कि सहज होनी चाहिए, इथिकली सही होनी चाहिए, यानी मोरली सही होनी चाहिए। किसी भी तरीके का वायलेंट शब्दों का या किसी भी तरीके की गालियों का उपयोग नहीं करना है, इससे आपकी लिखावट अच्छी होगी। विनम्रता होनी चाहिए, हम्बलनेस होनी चाहिए आपकी लिखावट में, है ना। इस पॉइंट को भी आप मेंशन कर सकते हैं कि हम्बलनेस होनी चाहिए, क्योंकि जब आप लिखते हैं और आप किसी गुस्से कि उसमें लिखेंगे तो वो प्रभाव सामने वाले के पास भी वैसा ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आपकी राइटिंग बेहतर हो सकती है। प्रैक्टिस करना सबसे असेंशियल है। किसी भी चीज को हम, कोई भी चीज यदि हमें लगता है कि ये हमें सीखना है, पॉसिबल तभी है, एक तो हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए कि हम वो चीज सीख लेंगे, दूसरा उस चीज के प्रति जो है हमें प्रैक्टिस करते रहना है ना। जैसे कि एक प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो ऑब्वियसली जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम उसमें अच्छे हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 12th, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, यानी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर दिया है कि इतने सारे क्वेश्चंस है जो कि आसान है, आपके इंटरेस्ट के हैं, और उसमें से आपको 4 क्वेश्चंस एक्सप्लेन करना है। यूजफुल, एक्सप्लेन यूजफुल इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स। उपयोगी इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों की व्याख्या कीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका मोबाइल फोन, दूसरा आ जाएगा आपका टैबलेट, या जिसको हम लैपटॉप, पीसी, किसी भी जो जिस भी तरीके का है, दैट आर ऑल इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स। प्रिंटर,
आपकी मदद कर सकता है जब आपको हार्ड कॉपी चाहिए, है ना। नॉइस कैंसिलेशन गजट्स, जैसे कि नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन्स वगैरह आते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक गजट जो है आपकी मदद कर सकता है। और आज के समय में सबसे अच्छी चीज जो है दैट इज वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट, वर्चुअल असिस्टेंट यानी कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग जैसे किया जा रहा है कि आपने कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया, आपका काम हो गया, सिरी हो गई, है ना। इस तरीके से आपका काम जो है वो और अच्छे से कर सकते हैं। तो दिस आर द यूजफुल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो आपकी मदद करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, दैट इज द सेक्शन सी। और इसमें आते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसे हम कहेंगे 2 into 14। 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, 28 मार्क्स। और अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। वर्ड लिमिट आंसर इज फॉर 500 वर्ड्स में आपको उसको करना है। दोस्तों ध्यान रखना है 14 मार्क्स के क्वेश्चन है तो इसको छोड़कर नहीं आना है, नहीं तो लास्ट में ऐसा होता है हमारे पास समय नहीं बचा है तो हम लास्ट का क्वेश्चन छोड़ दिया, और जो कि सबसे ज्यादा मार्किंग का था। तो दोस्तों आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 13। यस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गोल सेटिंग, एक्सप्लेन स्मार्ट गोल्स। लक्ष्य निर्धारण से आप क्या समझते हैं, स्मार्ट लक्ष्यों की व्याख्या कीजिए। अब यदि हम बात करें गोल्स की, तो जब भी आप गोल, कोई भी आपका डिजायर्ड गोल है या ऑब्जेक्टिव है ना, हम लिख लेते हैं यहाँ पे। यदि आपका कोई भी डिजायर्ड यानी ऐसा गोल जो आपने सोचा है कि आपको फ्यूचर में अटेंड करना है, उसके लिए आप जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व करते हैं, ऐसा प्रोसेस, इस बीच में आप जो भी काम करते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, यानी ऐसी जो भी स्टेप्स, एक्टिव स्टेप्स हम बोल सकते हैं उसको, डिजायर्ड गोल्स को अचीव करने के लिए, दैट इज योर गोल सेटिंग। आपने जो गोल सेट किया है उसके लिए जो भी प्रक्रिया आप करते हैं, दैट इज योर गोल सेटिंग। अब बात आती है यहाँ पे स्मार्ट गोल्स की। तो स्मार्ट गोल्स का जो है एक फुल फॉर्म होता है कि आपका स्मार्ट गोल क्या कहलाता है। तो सबसे पहले एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। आपका गोल जो है स्पेसिफिक होना चाहिए, पर्टिकुलर होना चाहिए कि कौन सा गोल अचीव करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एक महीने में आप आपका गोल ही चेंज कर रहे हो। तो इट शुड बी स्पेसिफिक, पर्टिकुलर होना चाहिए। मेजरेबल, ऐसा गोल होना चाहिए जिसको आप मेजर कर पाए समय समय पे कि आपने कितना प्रोग्रेस किया है, कितना प्रॉब्लम्स आ रही है, दैट शुड बी मेजरेबल। फिर ए से अचीवेबल, गोल ऐसा सेट करना है जो कि अचीवेबल हो, आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग हो, आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हो। ऐसा नहीं है कि आपकी कैपेसिटी ज्यादा काम करने की नहीं हो और आपने बहुत बड़ा लक्ष्य बना लिया, नहीं। तो ऐसा गोल होना चाहिए जो कि अचीवेबल होना चाहिए। फिर जो है आर से होता है रेलेवेंट। रेलेवेंट यानी ऐसा गोल जो कि इंपॉर्टेंट हो। आप आपने कुछ तो भी गोल सेट कर लिया तो वो नहीं, ऐसा गोल होना चाहिए जो कि रेलेवेंट हो, इंपॉर्टेंट हो, कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करता हो आपकी लाइफ में और आपसे रिलेटेड लोगों की लाइफ में। ठीक है, और टी से होता है टाइम बेस्ड। गोल ऐसा होना चाहिए जो कि टाइम बेस्ड हो, यानी आप टाइमिंगली उसको अटेंड कर लें। ऐसा नहीं आपने कुछ सोच के रखा है और आप उसके हिसाब से जब आपका मन करता है किसी दिन, साल भर में 2 दिन आप उसके लिए काम करते हो और फिर आप कोई काम नहीं करते। तो ये टाइम बेस्ड होना चाहिए। दिस इज द स्मार्ट गोल्स। तो जब भी आप गोल्स को डिसाइड करते हैं, आपको स्मार्ट गोल्स को सोचना है कि आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए जिसको आप मेजर कर पाए, ऐसा गोल होना चाहिए जिसको आप अचीव कर पाए। ऐसा नहीं हो कि कोई इमेजिनेशन में ही आपने कुछ तो भी सोच लिया, है ना। रिलेवेंट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होना चाहिए और टाइम बेस्ड होना चाहिए। अब इसके बाद 14th क्वेश्चन। अब यहाँ पे जैसे 14 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसकी डीलिंग गोल सेटिंग का मतलब लिख लिया। गोल सेटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में वो आप मेंशन कर सकते हैं, उसमें आप 7-8 पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद स्मार्ट गोल्स को आपने मीनिंग में एक्सप्लेन किया और उसका फुल फॉर्म लिख के, जैसे हमने स्मार्ट लिखा है तो स्पेसिफिक के मतलब को पूरा समझाना, मेजरेबल के मतलब को समझाना, ऐसे ही पांचों को जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो ऑब्वियसली आपका आंसर की डीलिंग जो है प्रॉपर हो जाएगी अकॉर्डिंग टू 14 मार्क्स। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एन एसे ऑन पर्सनालिटी, व्यक्तित्व पर निबंध लिखिए। तो दोस्तों पर्सनालिटी को हमने बहुत बार पढ़ा है, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट सब्जेक्ट में भी हमने पढ़ा है, पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर बिल्डिंग में भी पढ़ा है। हम यहाँ पे रिवाइज करते हैं, किसी भी पर्सन की क्वालिटी को बताना, दैट इज नोन एज द पर्सनालिटी, है ना। अब पर्सनालिटी में बहुत सारी चीजें आती हैं। आपका एटीट्यूड कैसा है लाइफ को लेके, पॉजिटिव एटीट्यूड है कि नेगेटिव एटीट्यूड है, आपका नजरिया कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप जब बात करते हैं
तो वो कैसी है वो चीज जो है कवर करती है आपकी पर्सनालिटी को। एक पर्सन के अंदर उसकी मेंटल एबिलिटी चाहे बोले या वो दिखने में किस तरीके से है, ये ओवरऑल उसकी पर्सनालिटी बताती है ना। जिसे हम हिंदी में कहते हैं उसका व्यक्तित्व। किसी भी व्यक्ति के बारे में उसकी क्वालिटी, चाहे वो अच्छी क्वालिटीज हो या बुरी क्वालिटीज हो, दैट इज द पार्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी। ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज में भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, है ना, आप बात कर रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस है कि नहीं, ये सब चीजें जो है इट इज अ पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है। इसको डिटेल में जो है आप क्लास का जो रिवीजन लेक्चर्स था उसमें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, समय को एक संसाधन के रूप में विवेचना कीजिए। डिस्कस द टाइम एज रिसोर्स। ऑब्वियसली लोग ऐसा कहते हैं कि मनी जो है एक तरीके का रिसोर्स है। दोस्तों टाइम उससे भी पहले आता है, बिकॉज यदि टाइम या समय एक बार निकल गया तो वो कभी लौट कर नहीं आता है ना। पैसे डूब गए किसी सेंस में, हमारे वेस्ट हो गए, फिर कमा लोगे, आप में जज्बा है, मेहनत का तरीका है तो आप कमा लोगे। लेकिन समय एक बार नष्ट हो गया तो वो वापस नहीं आ सकता है। तो हम कह सकते हैं टाइम जो है हमारा क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेस है। अब इससे आप कैसे बच सकते हैं, टाइम का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपके अंदर डिसिप्लिन होनी चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन की, जो काम आप जिस समय पे करते हैं, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए कि आपका काम जो है समय पर होना चाहिए। लेट होने से आपको बचना है। जो जिसने जिस समय पे बुलाया या आपने किसी को समय दिया है तो कोशिश कीजिए आप उसी समय पर पहुंचे। आपके टू डू लिस्ट आप बना सकते हैं जिससे आप काम को बेहतर तरीके से सोने से पहले नेक्स्ट डे का थोड़ा सा प्लान आउट कर दिया कि क्या क्या काम करना है। टू डू लिस्ट बोलते हैं या उसको आप स्टिकी नोट्स भी बोल सकते हैं। आपने स्टिकी नोट्स बना लिए जिससे आप ये मेंशन कर सकते हैं कि आपका काम जो है समय पर हो पाए। कोशिश कीजिए जब आप कोई काम कर रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है ना। इधर उधर के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, फोन कॉल्स आना, ईमेल आना, बार बार मोबाइल चेक करना, उन चीजों से आपको बचना है। या आप पढ़ने बैठे हैं तो कोई आपको बुला रहा है तो आप निकल जाते हैं, तो उन चीजों से आपको बचना है। आपको फोकस रहना है आपके काम पे, जो काम जब कर रहे हैं उसी के लिए है। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई, मस्ती कर रहे हैं तो फुल ऑन मस्ती, फिर वहां पे पढ़ाई की बात नहीं करना है। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इन सभी में से आपको कोई भी दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। सोशल मीडिया को के प्रभावी उपयोग पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द इफेक्टिव यूज ऑफ सोशल मीडिया। का इफेक्टिव यूज कैसे कर सकते हैं? जब आप सोशल मीडिया को अच्छे तरीके से यूज करेंगे तो आप उसमें से बहुत कुछ सीखेंगे, तो लर्निंग्स आपकी बहुत अच्छी होगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा। ओके। आपकी स्किल्स जो है वो बेहतर होंगी, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपकी ब्रांड अवेयरनेस के बारे में, यानी कोई पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में आपको जानकारी होगी तो आपकी अवेयरनेस जो है उसके प्रति बढ़ेगी। ठीक है। फिर आप नई स्किल्स सीख सकते हैं। आपको कुछ, सपोज आज के समय में इतना आसान हो गया है, यदि आपको म्यूजिक सीखना है और आपके आसपास कोई टीचर नहीं है तो आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है आप म्यूजिक सीखते हैं, तो नई लर्निंग्स हो सकती हैं। ठीक है। आपको फीडबैक मिल सकता है, यदि आप किसी तरीके के क्रिएटर हैं या कुछ काम कर रहे हैं तो आपको आपके कस्टमर्स जो है आपको फीडबैक दे सकते हैं कि आप वो काम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सभी चीजों की आपको जानकारी हो पाएगी। आप आपके बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, यदि आपका कोई बिजनेस है तो आप उसको ऑनलाइन तरीके से जो है प्रमोट कर सकते हैं। मार्केट का जो है आप फायदा ले सकते हैं, मार्केट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि आपका अगर पहले सिर्फ ऑफलाइन बिजनेस चलता था, अब उसमें आपने ऑनलाइन को इंक्लूड कर दिया है, तो आप मार्केट अपॉर्चुनिटीज को जो है बढ़ा सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा जो है, यदि आपका बिजनेस है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में यदि सोशल मीडिया की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आपका जो है लिमिट हो सकती है। क्योंकि जब आप या उसकी बहुत बड़े लेवल पे एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। पहले आप एडवर्टाइजमेंट में बैनर वगैरह बनवाते थे तो वो एक लिमिट में एक जगह पे ही दिखते थे जहां से आने वाले लोग जो हैं, या टीवी पे उसकी भी लिमिट होती थी। लेकिन सोशल मीडिया पे आपको हर प्लेटफॉर्म पे आप एडवर्टाइज कर सकते हैं, जो कि आपका कॉस्ट इफेक्टिव या कॉस्ट सेविंग हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमने ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है। क्वेश्चंस देखे कौन कौन से आए थे, क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर्स डिस्कस किए कि किस तरीके से इसमें हम आंसर की डीलिंग कर सकते हैं, एक आइडिया हमने ले लिया। सो विद दिस, थैंक यू फॉर द सेशन। यदि आपको किसी प्रकार के क्वेश्चंस में डाउट आ रही है तो डेफिनेटली यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और यदि आपको ये सेशन हेल्पफुल रहा हो, आपके पढ़ाई में एड ऑन किया हो, हेल्प किया हो, तो काइंडली सपोर्ट अस बाय लाइकिंग द वीडियो, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ,
और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को फॉर आवर मोटिवेशन। विद दिस, थैंक यू।